स्वागता शाह, ये बीएमसी का चुनाव, लेकिन उससे पहले ये कहीं ना कहीं जो बहस है वो हिंदुत्व को लेकर आगे अगर बढ़ेगी तो चुनाव में हिंदुत्व का पेटेंट किसको फायदा पहुंचाएगा? बीजेपी, शिवसेना और ऐसे में एनसीपी का क्या होगा? देखिए, हम महायुति के साथ है और मुझे लगता है इस बार बीएमसी महायुति ही जीत के लाएगी। आप जैसे कि जानते हैं, एनसीपी की विचारधारा बड़ी सेक्युलर टाइप की है। हमने इस बार मैदान में हमारी प्यारी लाड़की बहनों को उतारा है। हमने सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स महिलाएं जिनको अपॉर्चुनिटी दी है। और देखिए, आप देखेंगे, हम ये सब में बिलीव नहीं करते। हम सब हिंदू हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम सब हिंदू हैं। नहीं, आप लोग गठबंधन में है तो कितनी सीटें मिली आप लोगों को, थोड़ा बता दीजिए। मुझे नहीं लगता है कि हाँ जी 94 सीटें हैं। हम 94 सीटों से खड़े हुए हैं, लेकिन नहीं, मेजॉरिटी ऑफ मैं बीएमसी को लेकर जानना चाह रही दिया है महिलाओं को। मैं बीएमसी को लेकर जानना चाह रही हूँ। बीएमसी में ऑलमोस्ट 94 सीटों को लेके है। ठीक है, पर इसका औपचारिक अभी ऐलान नहीं हुआ है ना? हाँ, नहीं, अभी तक नहीं हुआ है। नहीं हुआ है, ये बराबर है। तो आप कुछ ब्रेकिंग न्यूज टाइप खबर हमें देकर जा रही हैं। हाँ, करीब 94 सीट आप कह रही हैं कि अजीत दादा की पार्टी को बीएमसी में मिलने जा रही हैं गठबंधन में, ये बड़ी खबर आप दे रही हैं। और आपकी पार्टी जो है वो भी बीएमसी के मेयर के तौर पर हिंदू और मराठी को ही देखना चाहती है। आप लोगों की पार्टी की मंशा क्या है? हाँ, जो केपेबल है वो मेयर बनेगा, महायुति सरकार के साथ बनेगा। हिंदू और मुसलमान वाली बहस, इस पर आपका पक्ष जानना चाह रही हूँ। इस बहस को लेकर क्या सोच है? देखिए मैम, मैंने जैसे आपको पहले से बताया है कि मेरी पार्टी की विचारधारा बड़ी ही सिक्युलर विचारधारा पे मेरी पार्टी काम करती है। अजीत पवार जी ने पिछले इलेक्शन में भी बताया था, हम उसी पे थाम है कि मतलब बीजेपी की सेकुलर विचारधारा नहीं है, आपकी पार्टी की विचारधारा सेकुलर है, आप ये कह रही हैं। कह दीजिए, कोई बात नहीं, बुरा नहीं मानेगा कोई भी। हमारी पार्टी की विचारधारा सेकुलर है, लेकिन हम विकास के लिए बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस बार हम महायुति में हैं, तो हम एक साथ काम कर रहे हैं, तो मिलके महापौर डिसाइड किया जाएगा। प्रदीप भंडारी जी देखिए, बेचारी मुस्कुरा रही थी, कह रही है हमारी पार्टी की सेकुलर विचारधारा है, आपके बारे में कुछ बोल नहीं पाई, विकास के नाम पर जुड़ी हुई है मजबूरी में। मजबूरी का नाम बीजेपी ऐसा लग रहा है मुझे तो फिलहाल। स्वागता शाह जी के लिए प्रदीप भंडारी जी आइए। मैंने ऐसे तो नहीं बोला मैम, मजबूरी का नाम कभी नहीं लिया है। विकास के लिए हम साथ में जुड़े हैं। भंडारी जी को मेरी आवाज कनेक्शन कट गया। दोबारा भी मैं जवाब देना चाहूंगा। जी, आवाज जा रही है प्रदीप जी को। आइए जवाब दीजिए, आप ही का इंतजार कर रही हूँ मैं। आपने सुन लिया अपनी सहयोगी को? आइए। देखिए, वो तो रुमाना जी कई जगह वो हमारे खिलाफ लड़ रही हैं, तो उनकी व्यक्तिगत राय, और अभी बीएमसी तक उनकी राय रहेगी। जब बीएमसी चुनाव खत्म हो जाएगा तो आप देखेंगे कि उनकी राय परिवर्तित हो जाएगी। ये चुनाव की विवशताएं जिसके कारण वो ऐसा कह रही हैं। सही। पर इन्होंने महिलाओं की बात करी तो 55% लगभग भारतीय जनता पार्टी ने इस बार बीएमसी के अंदर महिला कैंडिडेट्स को उतारा है। इस वक्त आनंद दुबे भाई की बहुत बड़ी समस्या है रुमाना जी, और उनकी हंसी और मुस्कुराहट के पीछे एक बहुत बड़ा दर्द है, क्योंकि इन लोगों ने 34 करोड़ का भ्रष्टाचार करा था, जिसमें संजय राउत के करीबी कोरोना काल के अंदर भ्रष्टाचार और स्कैम्स करने में पाए गए थे, और इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने इनके ऊपर प्रोब भी ऑर्डर करी थी। तो जिन्होंने मुंबई को लूटा, जो मुंबई के अंदर तुष्टीकरण करे सोनिया गांधी के साथ में अलायंस करने के लिए, वो कभी भी मराठी हिंदू का समर्थन नहीं कर सकते मेयर के रूप में। और अगर ये कह भी दे तो सोनिया गांधी इनको ये समर्थन करने नहीं देंगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को पीछे से चलाने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। भाई, हमने तो अटल सेतु को चालू किया, हमने कोस्टल रोड को खत्म करा, अंडरग्राउंड मेट्रो लेके आए, सबसे ज्यादा विकास के कार्य हम लेके आए। पर इनकी क्या स्थिति है रुमाना जी? इनने क्या विकास का कार्य कराया? ये तो दो परिवारवादी साथ में आ रहे हैं, क्योंकि ये परिवारवादियों को अपनी बची कुची जमीन है जो बचानी है, वरना पहले अगर इनकी सत्ता होती तो पहले साथ में आ जाते। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं एक बड़ी बात, उद्धव ठाकरे ने क्या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा? उद्धव ठाकरे ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मराठी को तब से दिक्कत हो गई जब से उनकी सरकार गई।
तो इनकी असली पीड़ा मराठी मानुष नहीं है, इनकी असली पीड़ा है कि इनकी सरकार जा चुकी है और उसके बाद महाराष्ट्र के असेंबली चुनाव में भी बता दिया महाराष्ट्र की जनता ने कि तुष्टीकरण करने वाले उद्धव ठाकरे हैं और हिंदुत्व की बात करने वाले देवेंद्र फडणवीस और इसकी पीड़ा है। 30 सीट हमारी पहले आई थी, 80 सीट तक हम पहुंच चुके हैं, 100 सीट हम क्रॉस करने वाले। जवाब देते हो आनंद दुबे जी, आइए। तो मतलब ये मराठी मानुष की बात करना राजनीतिक मजबूरी है। भ्रष्टाचार के एक के बाद एक आरोपों में उन्होंने आपको कटघरे में खड़ा कर दिया। आनंद दुबे जी, रोमाना जी, कोरोना के संकट काल के समय एक बहुत अच्छे प्रबंधन के लिए हमारी प्रशंसा WHO ने, प्रधानमंत्री कार्यालय ने, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने की है। पूरे भारत के 5 टॉप मुख्यमंत्रियों में आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का नाम इन्हीं लोगों ने दिया था, लेकिन चूंकि अब हम इनके खिलाफ लड़ रहे हैं तो हमें कोस रहे हैं। अरे भाई, महायुति में कितनी कला है आपको पता है? अजीत दादा पवार को रविंद्र चौहान कह रहे हैं कि खबरदार, मुख्यमंत्री हमारा है, गृह मंत्री हमारा है, आप हमसे बच के नहीं भाग सकते। अजीत दादा पवार कह रहे हैं 70,000 करोड़ का घोटालेबाज हमको कहने वाले देखो, आज हम उन्हीं के साथ मंत्री हैं, तो उन्हीं को झूठा बोल रहे हैं। चक्की पीसिंग ये तो पुराने हो गए ना। मैंने भी ये चक्की पीसिंग बोल कर बहुत से सवाल पूछे, आपको याद होगा ना। लेकिन इन सब आरोपों के बाद महाराष्ट्र की जनता ने अपने फैसला सुना दिया। अब सवाल तो आगे का है ना, आप कब तक पीछे मुड़कर देखते रहेंगे? बात तो आगे की हो रही है, आप अभी भी पीछे देख रहे हैं। चुनाव है महाराष्ट्र की, एक मिनट, यही महाराष्ट्र की जनता ने लोकसभा में हमें प्रशंसा की, विधानसभा में हमें हराया। हो सकता है महानगर पालिका में हम जीत रहे हो, महापौर हमारा बनने वाला हो, इनके कुशासन का अंत होने वाला हो। इन्होंने जिस प्रकार लूटपाट मचा रखी है, जिस प्रकार भ्रष्टाचार की हुई है, ये लोगों से छुपा नहीं है। 30 साल से लगातार हम चुन के इसीलिए आ रहे हैं कि गटर, मीटर, वाटर जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए, जनता के लिए लड़ते हैं, इसीलिए तो हम चुन के आते हैं। आदित्य ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी का नेतृत्व लोगों को पसंद आ रहा है, ये इनसे देखा नहीं जा रहा है। रोमाना जी, ठीक है, मैं चित्रा बाथम जी से जान लेती हूँ। चित्रा बाथम जी, कांग्रेस तो साथ में थी, महाविकास आघाड़ी के, वो क्यों अलग हो गई? उसको क्यों नहीं पसंद आया उद्धव और राज ठाकरे का ये नेतृत्व? आप लोग तो अलग हो गए, क्यों? देखिए रोमाना जी, मुझे ऐसा लगता है कि आपको सबसे ज्यादा पहले तो मैं बधाई देना चाहूंगी कि आपके शो पे प्रदीप भंडारी और बीजेपी ने अपनी यहाँ पे पोल खोल कर दी है और उन्होंने ये बताया है साफ तरीके से कि किस तरीके से वो निकम्मे लोग हैं कि वो मुसलमानों का वोट सिक्योर करने में आज तक नाकामयाब हैं और आगे भी वो नाकामयाब ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनको इतना त्रास दिया है, उन्होंने उनके लिए इतने खिलाफत करी है, उनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बना के इस देश के अंदर रखा है। बीजेपी के आप ये कह रही है कि मुसलमान अगर बीजेपी को वोट नहीं देते हैं तो मतलब ये बीजेपी की नाकामी है, ये कह रही है ना? अच्छा, ठीक है, इसका जवाब मैं प्रदीप भंडारी से लूंगी। आगे अगला पॉइंट सारे तो तब के उन्होंने मुसलमान समुदाय के ऊपर लगा दिए, तो वो किस मुंह से जाएंगे मुसलमान समुदाय के बीच में और अपने वोट के लिए मांगेंगे? तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है काबिलियत शब्द तो उनके मैनिफेस्टो में कभी थी नहीं और इसीलिए वो धर्म के आड़ में अपना पूरा राजनीतिकरण करते हैं। ये देश की बाथम जी, ये हिंदू और मराठी को लेकर जिस तरीके की बीएमसी चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, क्या उसी से बचने के लिए एक त्रिकोण वाला ये मामला, कांग्रेस अलग हो गई है क्या उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे से? इस पर भी जरा रोशनी डाल दीजिए। बीजेपी को लेकर तो आपने बहुत रोशनी डाल दी। हमारी विचारधारा हमेशा सत्याग्रह की रही है, हमेशा अहिंसा की रही है और इसीलिए हम जब हमने डिक्लेयर किया था कि बीएमसी में हम अकेले जाएंगे तो हमने ये बोल दिया था कि चूंकि मन से उद्धव ठाकरे जी के साथ में आ चुकी थी और उनकी जो वायलेंस वाली हमेशा विचारधारा रही है, हम उनसे मेल नहीं खाते और इसीलिए ये लोकल समीकरण के लिए हम उनके साथ नहीं है। हमारा तो एकदम ओपन एंड शट। अब प्रदीप भंडारी से मुझे जवाब लेना होगा क्योंकि आपने बड़ा आरोप यहाँ पर बीजेपी पर लगाया है। प्रदीप भंडारी आइए। वो कह रही है कि ये देखिए खुद स्वीकार कर लिया इन्होंने कि ये मुसलमानों का दिल नहीं जीत पाए क्योंकि मुसलमानों को पंचिंग बैग, ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, चित्रा बाथम ने नहीं किया, मुसलमानों को पंचिंग बैग बनाकर रखती है बीजेपी, ये भाव था इनका। आइए। देखिए रोमाना जी, ये लोगों की दिक्कत क्या है कि जो खिलाफत की राजनीति है वो ही कांग्रेस पार्टी करती है और मुस्लिम लीग माओवादी वाली सोच की राजनीति कांग्रेस पार्टी करती है। हम मानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मुस्लिम समाज के प्रतिनिधि हैं। हम मानते हैं कि सक्सेसफुल एंकर लाइक रुमाना अख्तर खान मुस्लिम समाज की प्रतिनिधि करती हैं। ये लोग मानते हैं कि जो दंगाई हाथ के अंदर पत्थर ले वो मुसलमान समाज का प्रतिनिधि करता है। इनकी और हमारी सोच में फर्क है और इनने अगर मुसलमान समाज का भला किया होता तो इनको सच्चर कमेटी नहीं लानी पड़ती। 60 सालों
के बाद में जो इसने इनकी पोल खोल दी थी। अगर हमारी खराब नीति होती तो आवास योजना के अंदर 30%, उज्ज्वला में 37, मुद्रा में 36, हर हमारी स्कीम के अंदर धर्म को हटाते हुए हर समाज को प्रतिनिधि मिला है और हर समाज को बेनिफिट पहुंचा है। पर हम धन की राजनीति नहीं करते, हम तुष्टीकरण के खिलाफ राजनीति करते हैं। जब मुसलमान समाज तुष्टीकरण के खिलाफ खड़ा हो जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेगा। हम थोड़ी कहते हैं कि मुसलमान है तुम्हारी स्कीम का फायदा नहीं होगा, पर कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि अगर कांग्रेस इज इक्वल टू मुस्लिम, मुस्लिम इज इक्वल टू कांग्रेस, तो इन्हें तो स्पष्ट कर दिया कि मुसलमानों की पार्टी है। हम तो सबकी पार्टी है, पर हाँ, मुसलमान हमको वोट नहीं डालता और हम एक पॉलिटिकल पार्टी है। हमारा मेयर मराठी हिंदी भाषी होगा और हमारी नीति साफ है। सुनो आनंद दुबे, तुमने एजुकेशन में सिर्फ 70,000 करोड़ लगाए थे, हमने 99,000 करोड़ लगाए। तुमने इरिगेशन में सिर्फ 14,000 करोड़ लगाए, हमने 21,000 करोड़ लगाए। तुमने सोशल वेलफेयर में सिर्फ 15,000 करोड़ लगाए, हमने 32,000 करोड़ लगाए। और 6 स्कैम तुम्हारे समय हुए थे, जिसमें आदित्य ठाकरे का क्लोज एड भी कोरोना काल में डेड बॉडी के अंदर घोटाले करने में उसको समन हुआ था और 4,000 करोड़ से ज्यादा की इरेगुलरिटी और घपला था। तो आनंद दुबे, जो धूल है ना वो आपके चेहरे पे है, चेहरे पे संजय राउत के चेहरे पे है। आईना पोंछने का प्रयास मत करिए। जवाब ले लेते हैं, सीधा अटैक आनंद दुबे पर। जल्दी से जवाब दीजिए आनंद जी, उसके बाद में कृष्णा जी आपके पास आ रही हूं। ये भारतीय जनता पार्टी की हालत मुंबई में उसी प्रकार है, न माझी न रहबर न हक में हवाएं है, कश्ती भी जर्जर, ये कैसा सफर है। इनकी मुफलिसी का आलम तो देखो, न पाने की चिंता न खोने का डर है। चुनाव जीतना नहीं है आपने, महापौर बनाना नहीं है आपने, केवल पुरानी बातों को उखाड़ना है। पिछले 30 वर्षों से लगातार हम चुन के किस बुनियाद पे आ रहे हैं? हमने शिक्षा उत्तम दी, हमने स्वास्थ्य उत्तम दी, हमने यातायात उत्तम दिया। 5 रुपए में 5 किलोमीटर, 10 रुपए में 10 किलोमीटर, 15 रुपए में 15 किलोमीटर। पूरे भारत में एकमात्र ऐसा उदाहरण देकर दिखाइए, पूरे भारत के किसी महानगर पालिका में जो एयर कंडीशन बस में लोग 5 रुपए में घूमते हो, आप नहीं कर सकते हैं। हमने मिड डे मील, हमने बच्चों के लिए अच्छी पढ़ाई, सारी व्यवस्था तो मुंबई के लिए, सुबह शौचालय से लेकर और रात के घर पहुंचने तक की सारी सुख सुविधा को लेकर मुंबई के चरणों में रखा हुआ है। साफ निर्मल जल, हमारे यहां तो इंदौर जैसी हालत नहीं है। इंदौर महानगर पालिका में भी कुछ दिन पहले हमने देखा कि गंदा पानी पीकर 10 से ज्यादा बच्चों की मृत्यु हो गई, सैकड़ों घायल हो गए। शर्म नहीं आती है भाजपाइयों को? जहां जहां भाजपा की सरकार है, जहां जहां भाजपा का कुशासन है, केवल त्राही मची हुई है, केवल लोग चिल्ला पुकार कर रहे हैं और ये हमें ज्ञान बांट रहे हैं। आज भी मुंबई में डंके की चोट पे हम कहते हैं कि मुंबई का 80% समाज जो है वो शिवसेना को पसंद करने वाला। ठीक है, आपने विधानसभा में अच्छे नतीजे पाए, आपने लोकसभा में हमको खत्म करना चाहा, लेकिन आप ये भी तो बताइए कि मुंबई और शिवसेना का जो संबंध है, क्या उसको कोई नकार सकता है? पूरा देश आपका चैनल देख रहा होगा। मुंबई मतलब शिवसेना, शिवसेना मतलब मुंबई। 24 घंटा 365 डेज लोगों के बीच में सेवा करने का काम अगर कोई दल करता है तो उसका नाम है शिवसेना। एम्बुलेंस से हो, चाहे खून देने से लेकर हो, बच्चों के एडमिशन कराने की बात हो और चाहे किसी की मदद करनी हो, हर जगह शिवसेना खड़ी है। मुझे लगता है 12 दिन का इंतजार रह गया है। आज 4 जनवरी है, देखिए नतीजे आ जाएंगे बीएमसी के 16 जनवरी को, उसके बाद तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी, है ना। अभी बड़े बड़े दावे करने से बचा जाए तो बेहतर रहेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।